अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 4.1 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन हम अपनी इस आज वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज्ड बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। मींस कि आपने इसको फैक्टराइज करना है, मतलब कि आपने इसके जोड़े बनाने हैं। वो किस तरह बनाने हैं? बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ 6x+12। मीन्स कि इसको हम फैक्टराइज करते हैं और इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 6x+12। हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या है। तो कॉमन से मुराद ऐसे नंबर्स जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करें, मीन्स के 6 को भी डिवाइड करें और 12 को भी डिवाइड करें, वो हमारे पास कॉमन होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं जो इनमें से कॉमन है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ये 6 और 12 है। 6 और 12 को अगर देखें जाए, सबसे पहले हमारे पास नंबर 2 है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। देखें 2 3 द 6 और 2 6 द 12। इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन है वो 2 है। अगर इसके अलावा देखें तो 6 और 12 को 3 भी डिवाइड करता है। 3 2 द 6 और 3 4 द 12। अगर इसके अलावा देखें 6 और 12 को 6 भी डिवाइड करता है। 6 1 द 6 और 6 2 द 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 6 और 12 के जो हमारे पास कॉमन नंबर्स हैं वो 3 2 और 6 है। मीन्स ये दो नंबर हैं जो इन तीनों नंबरों में कॉमन है, लेकिन हमने इनमें से हाईएस्ट नंबर लेना है जो कि हमारे पास है 6 है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 6 है। तो 6 हमने बाहर लिख लेना है। इसके बाद आप क्या करें, अपने क्वेश्चन 6x और प्लस 12 को आप एज इट इज लिखें और जो चीज़ आपने कॉमन ली है उससे आप इसको डिवाइड कर दें। तो नेक्स्ट ये 6 इस 6 से कैंसिल आउट होगा। ये जो 12 जब इस 6 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x बच रहा है और यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2 बच रहा है। तो लिहाजा ये इसकी फैक्टराइजेशन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इसमें कॉमन फैक्टर भी बताने हैं। तो कॉमन फैक्टर के लिए आप यहाँ पे पहले मेंशन करें कि अब हम यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 6 है। तो यहाँ पे हम 6 मेंशन कर मीन्स के जो हमने इनमें कॉमन लिया होगा वो हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर होगा और आप एंड पे वो कॉमन फैक्टर यहाँ पे मेंशन कर दें। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास है 15y का स्क्वायर प्लस 20y, जो कि सेकंड पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखते हैं जो कि हमारे पास है 15y का स्क्वायर प्लस 20y। इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 15 और 20 इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन से मुराद वो नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे। अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक 15 है और एक 20 है। इन दोनों नंबरों को 5 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। मीन का 5 3 द 15 और 5 4 द 40। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो 5 है। तो इसके अलावा देखें यहाँ हमारे पास y 2 टाइम है और यहाँ पे हमारे पास y 1 टाइम है। इसका मतलब ये होगा इसमें y भी कॉमन है, हम वो भी कॉमन ले लेते हैं। अब ये चीज़ है जो इनमें कॉमन है वो हमने बाहर लिख ली। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना सारे का सारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको आपने रीराइट करना है और जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हैं उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं उसका मतलब ये होता है कि अंदर वाला जितना भी एक्सप्रेशन है, जितनी भी टर्म्स हैं, उन सब को ये डिवाइड करेगा। ये लिख लिया। अब इसकी ज़रा कटिंग कर लें। अगर देखें तो हमारे पास ये 15 है। अगर ये 15 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 3 और ये y 1 टाइम है, यहाँ पे y 2 टाइम है, तो हमारे पास 1 टाइम y रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 20 है। इस 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। ये 1 टाइम y इस 1 टाइम y से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बाकी बचेगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 बच रहा है और y 1 टाइम बच रहा है। नेक्स्ट 4 और ये y कैंसिल आउट हो गया तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे 4 बचा है। तो लिहाजा ये हमारे पास अपने इस क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 5y है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जो कि हमारे पास है -12x का स्क्वायर -3x। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास -12x का स्क्वायर -3x। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास इनमें क्या कॉमन है। यहाँ पे मेरे पास 12 है, यहाँ मेरे पास है 3 है। 12 और 3। अब 12 और 3 को कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड करते हैं। तो अगर देखा जाए 3 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। 3 4 द 12 और 3 1 द 3।
इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 12 और 3 को डिवाइड करें। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल लगा के कि हमारे पास 3 इसमें से कॉमन है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास इन दोनों के साथ माइनस का साइन है, लिहाजा हम माइनस का साइन भी कॉमन ले सकते हैं। और नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्स 2 टाइम है और यहाँ पे एक्स हमारे पास 1 टाइम है, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे फिर एक्स भी कॉमन है। तो इस तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में ये -3x कॉमन आ रहा है। अगर -3x कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि -3x इन दोनों टर्मों को डिवाइड करेगा। तो लिखिए आप पहले अपना क्वेश्चन लिखे -12x -3x, तो मैंने कॉमन लिया -3x, तो लिहाजा इसको भी -3x से डिवाइड करेंगे और इसको भी -3x से डिवाइड करेंगे। तो अगर देखें तो हमारे पास ये जो माइनस है इस माइनस से कटेगा, ये जो 3 इस 12 को जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास 4 आएगा। ये 1 टाइम एक्स इस 2 टाइम में से 1 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरे का पूरा -3x इस पूरे का पूरे -3x से कैंसिल आउट होगा और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाहर हमारे पास बच रहा है 3x, यहाँ पे जस्ट मेरे पास 4 और ये 2 टाइम एक्स था, 1 टाइम एक्स रह गया, माइनस माइनस प्लस ये सारी की सारी टर्म 3x से कैंसिल आउट हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पे मेरे पास 1 बच रहा है। तो ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या था। अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर बन रहा था वो -3x बन रहा था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो -3x है। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जी 4a² b + 8a का स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या है कोफिशिएंट में, यानी कि कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो कौन सा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 और 8 को 2 भी डिवाइड करता है, इसके 2 2 द 4 और 2 4 द 8, और इसके अलावा देखें तो 4 को और 8 को हमारे पास 4 भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट हमारे पास 4 है, तो लिहाजा हम 4 कॉमन लेंगे। यहाँ लिखते हैं 4। इसके अलावा देखें हमारे पास ए यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे ए मेरे पास 1 टाइम है, तो 1 टाइम ए हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बी यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे बी हमारे पास 2 टाइम है, तो लिहाजा बी भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये मेरे पास कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करेगा। मीन के पहले ये अपनी ये पहली जो टर्म्स आ रही है और a² का b, इसको भी डिवाइड करेगा, और उसी तरह जो हमारे पास जो सेकंड टर्म आ रही है 8a b का स्क्वायर, ये इसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर देखें तो हमारे पास ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल आउट होगा, ये b से कैंसिल आउट होगा, ये 1 टाइम a इस 2 टाइम में से 1 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह जब इस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये a इस a से कैंसिल आउट होगा, ये 2 टाइम b है तो हमारे पास 1 टाइम b रह जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 4ab, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट a बच रहा है और यहाँ पे हमारे पास 2 और यहाँ पे जस्ट 1 टाइम b बच रहा है, तो ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। अब मुझे इसका कॉमन फैक्टर भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर। तो किससे मैंने डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया 4ab से, तो लिहाजा मेरे पास जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 4ab। ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आ रहा है xy -3x का स्क्वायर प्लस 2x। ये मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या कॉमन इसमें आ रहा है वो चेक करते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। मीन्स के इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, ना कोफिशिएंट में ना इसके अलावा y वेरिएबल में। तो हम इस x को कॉमन ले लेंगे। अगर मैं x को कॉमन ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि जो x है इन तीनों टर्मों को डिवाइड करेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे xy, कॉमन x ले रहे हैं तो लिहाजा x इसको डिवाइड करेगा। नेक्स्ट 3x का स्क्वायर, तो x इसको भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट मेरे पास टर्म है 2x, लिहाजा x इसको भी डिवाइड करेगा। तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो वाला जो x है इस x को कैंसिल आउट करेगा, ये जो x है इस 2 टाइम में से 1 टाइम को कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पे ये वाला x इस x को कैंसिल आउट कर देगा, और जो बाकी बचेगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो अगर देखें तो हमारे पास बाकी बच रहा y, तो यहाँ बच रहा है -3x और यहाँ पे मेरे पास जस्ट 2 बच रहा है, तो लिहाजा ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमन फैक्टर। अगर देखें तो मैंने x से इन सबको डिवाइड किया है, तो लिहाजा मेरे पास जो कॉमन फैक्टर है वो x होगा। ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन का 6 पार्ट देखते हैं, जो कि हमारे पास है 3a² b -9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। ये मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। अब सबसे पहले देखते हैं इसके कोफिशिएंट में हमारे पास क्या कॉमन है। तो कोफिशिएंट में हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3
9 और 15। तो हम देखते हैं कौन सा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करते हैं। देखा जाए तो हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। मीन्स 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 5 द 15। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो लिहाजा हमारे पास जो कॉमन होगा वो कोफिशिएंट में 3 होगा। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है। तो कॉमन मीन्स के एक जैसा हमारे पास a है, तो लिहाजा नेक्स्ट हमारे पास a इसमें से कॉमन होगा। उससे नेक्स्ट देखें, यहाँ हमारे पास b 1 टाइम है, यहाँ पे b 2 टाइम है, यहाँ भी b हमारे पास 1 टाइम है। मीन्स के इनमें b भी कॉमन है। तो ये इस सारे के सारे एक्सप्रेशन में हमारे पास कॉमन आ गए। अगर ये कॉमन आ रहा है इस सारे एक्सप्रेशन में, तो फिर ये 3ab इस सारे के सारे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा अलग-अलग से। तो लिखते हैं यहाँ पे, पहले जो टर्म है हमारे पास 3a² है, तो 3ab जो हमने कॉमन लिया वो इसको भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 9th ab का स्क्वायर, 3ab को भी डिवाइड करेगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास टर्म है 15ab, तो 3ab इसको भी डिवाइड करेगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या बच रहा है कटिंग के बाद। तो देखें तो 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, b से कैंसिल आउट हो गया, ये 1 टाइम है, इस 2 टाइम में से 1 टाइम से कैंसिल आउट हो गया। इस 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, ये a इस a से कैंसिल आउट होगा, ये b 1 टाइम इस 2 टाइम में से 1 टाइम से डिवाइड हो जाएगा। और इस 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, ये a से कैंसिल आउट होगा, ये b से कैंसिल आउट होगा। अब देखते हैं हमारे पास बाकी क्या बच रहा है। तो देखें हमारे पास a 1 टाइम वो बच गया, यहाँ पे -3, और यहाँ पे जस्ट हमारे पास b बच रहा है 1 टाइम। उससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 5, और ये ab इस ab से कैंसिल आउट हो गया, मीनिंग यहाँ पे जस्ट हमारे पास 5 है। तो ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। अब मुझे इसका कॉमन फैक्टर चाहिए, कहता है उसको भी हमने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉमन फैक्टर। तो जो चीज़ मैंने कॉमन लिया और यहाँ जिससे मैंने इन सबको डिवाइड किया वो मेरे पास इसका कॉमन फैक्टर है, जो कि मेरे पास क्या था 3ab। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 3ab है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज्ड एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। मीन्स कि हमने इसको फैक्टराइज करना है, मीन्स कि इसके जोड़े बनाने हैं, फिर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली तौर पर, मीन्स कि इसकी शेप बना के हमने इसको रिप्रेजेंट भी करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारे पास है 5x प्लस 15। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5x प्लस 15। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, 5 और 15 में क्या कॉमन है। अगर देखें तो 5 और 15 में जो हमारे पास कॉमन है वो 5 है। 5 क्यों कॉमन है? क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास इस 5x को भी डिवाइड करेगा और इस 15 को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 इन दोनों को डिवाइड करता है तो 5 हमारे पास इसका कॉमन नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, क्योंकि 5 हमारे पास कॉमन है। अगर 5 कॉमन है तो 5 ही डिवाइड करेगा 5x को और 5 ही डिवाइड करेगा हमारे पास इसे 15 को। तो अगर देखें तो हमारे पास ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट होगा और ये 15 जब 5 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 3। तो इस तरह हमारे पास यहाँ आएगा 5 टाइम जस्ट यहाँ पे x बच रहा है और यहाँ पे हमारे पास है 3। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियली तौर पर। अगर हम इसको पिक्टोरियली तौर पर मीन्स के शेप के जरिए अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास इसके लिए 2 फॉर्म्स हैं। मीन्स के या तो हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम इसको स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर फॉर्म में कब रिप्रेजेंट करते हैं इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ अगर सेम नहीं है तो हमारी जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर शेप होगी। अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ अगर सेम है तो हमारे पास जो इसकी शेप होगी, जो इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में होगी। तो अगर देखें तो हमारे पास ये जो पहली जो टर्म होगी वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी और जो सेकंड टर्म होगी वो हमारे पास ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अगर देखें तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमारी इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। तो कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, तो हम इसकी इस साइड को हम लेंथ कंसीडर करते हैं और इस साइड को हम 5 कह देते हैं। सपोज कर लो ये मेरे पास है 5 है और इस साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास है x प्लस 3 है। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, मीन्स कि अगर हम इस साइड को x प्लस 3 ले रहे हैं तो अब इस साइड को 5 भी ले सकते हैं। अगर हम इसको 5 ले रहे हैं तो अब इस साइड को x प्लस 3 भी ले सकते हैं। मीन्स अगर आप इनको रिप्लेस कर भी लें तो भी हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों ही ठीक होंगे। अगर मैं इस साइड को मैं 5 कह रहा हूँ तो इस साइड को अगर x प्लस 3 कह रहा हूँ तो मीन्स कि ये 2 चीज़ों का सम है, मीन्स कि ये 2 टर्म्स का सम है। एक हमारे पास टर्म x है, दूसरी टर्म हमारे पास 3 है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास इतनी जो टर्म है कि ये हमारे पास x है और ये टर्म हमारे पास 3 है। तो अगर ये 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ आएगा 5x, जो कि हमारे पास इतना पोर्शन बनता है।
मीन्स कि ये 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 5x, और ये 5 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ आएगा 15। तो इस तरह मेरे पास जो इनर पोर्शन है वो बन रहा है 5x और साथ में 15, तो इन दोनों को सम करने से हमारे पास बनेगा 5x प्लस 15, जो कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो क्वेश्चन है इसकी ये फैक्टराइजेशन है, और मेरे पास इस क्वेश्चन की ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट कंसिडर कर लें कि मेरे पास इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, फिर हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये है कि यहाँ पे मेरे पास जो टर्म्स हैं वो ट्राइनोमियल्स टर्म्स है, मीन्स कि 3 मेरे पास टर्म है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबरों को प्लस या माइनस करने से मेरे पास 4 आना चाहिए। अब मुझे वो 2 नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 और प्लस माइनस करने से 4 आए। तो कंसीडर कीजिए कि मैं एक नंबर 3 ले रहा हूँ। अगर इस 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 3। ओके, यही हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए। अब ज़रा इनको ऐड करके देखते हैं। अगर मैं 3 में 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 4, और मुझे यही चाहिए था कि उन्हीं 2 नंबरों को ऐड करने से 4 आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है, प्लस करने से 4 आ रहा है, तो मेरे पास वो नंबर होंगे फिर 1 और 3। ये वो 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 और प्लस माइनस करने से 4 आ रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये नंबर यूज़ करूँगा इसकी फैक्टराइजेशन के लिए। तो अब इसको लिखने का तरीका अगर ये है कि यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगाएं, एक्स स्क्वायर लगाएं, और ये जो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट 4 है इसकी जगह आप छोड़ दें और बाकी सारे टर्म आप लिख दें। अब मेरे पास ये 4 है और 4 की मैंने जगह छोड़ दी, और मेरे पास जो 2 नंबर हैं 1 और 3 है। इन 1 और 3 को मैं इस 4 की जगह फिल करूँगा, और 1 और 3 को 4 की जगह फिल करने का एक ही तरीका है कि आप 1 और 3 को ऐड कर दें, या 1 प्लस 3 लिख लो या 3 प्लस 1 लिखो, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 4 ही आता है। करो आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर एक्स पड़ा हुआ है तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी और एक्स से भी। तो मेरे पास ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x आएगा, और नेक्स्ट ये वाला 3 वैसे का वैसे ही। अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें तो हमारे पास x कॉमन है। अगर इन दोनों में से x कॉमन लूँ तो यहाँ मेरे पास x 2 टाइम है, तो यहाँ पे x 1 टाइम बचेगा। ये x है ही 1 टाइम, तो जैसे इसको कॉमन लूंगा यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 3x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन हमें 3 नजर आ रहा है। जैसे 3 कॉमन लूंगा तो जस्ट यहाँ पे x बचेगा, और इस 3x में से जब 3 कॉमन लूंगा मीन्स कि इस 3 को इस 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो ये सेम है। तो अगर ये सेम है तो मैं इसको कॉमन ले लूंगा, तो बाकी मेरे पास यहाँ बच रहा है x, और यहाँ मेरे पास जस्ट 3 बच रहा है। तो ये मेरे पास होगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो इसकी अब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन 2 थी, यहाँ रेक्टेंगुलर यहाँ स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर तभी होगी अगर हमारे पास लेंथ और ब्रिथ सेम ना हो, और स्क्वायर तभी होगी जब ये दोनों आपस में सेम हो। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास लेंथ है, ये कंसीडर कर लें ब्रिथ है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है मीन्स कि इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारे पास रेक्टेंगुलर में होगी। तो कंसीडर कर लो कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है। अगर ये मेरे पास रेक्टेंगुलर, इसकी मैं इस साइड को x प्लस 1 कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ कि भाई ये मेरे पास जो इसकी साइड है वो x प्लस 1 है, और उसकी मैं इस साइड को कंसीडर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, x प्लस 3 है। ये मेरे पास x प्लस 1 है, ये मेरे पास x प्लस 3 है, मीन्स कि ये x और 1 का सम है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाला इतना वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास x है, और ये वाला पोर्शन हमारे पास 1 है। और उसी तरह हम इसको कर लेते हैं कि ये मेरे पास x प्लस 3 का सम है ये साइड। तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, जितना हमने यहाँ पे x लिया है उतनी ही साइड पे हम यहाँ पे x ले लेते हैं। कि फर्ज कर लें कि ये हमारे पास x है, और ये वाला जो अगला पोर्शन है ये हमारे पास 3 है। अब ये वाला जो x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, मीन्स ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x का स्क्वायर आ रहा है। इसका जो रीजन बनता है वो हमारे पास इतना रीजन बनता है। अगर यही x इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3x, और इसका जो रीजन बनता है वो इतना रीजन बनता है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये 1 जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जस्ट x आएगा, ये इतना रीजन बनता है। और यही 1 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3x, तो इसका ये इतना रीजन बनता है। अगर देखें तो यहाँ मेरे पास जो टर्म आ रही है वो आ रही है, एक एक्स स्क्वायर आ रही है, एक 3 ऑफ एक्स आ रही है, और एक एक्स और 3। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ओके, ये आगे एक्स, ये भी ओके। नेक्स्ट हमारे पास 3 ऑफ एक्स है, यस ये भी ओके। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3, मीन के सारी की सारी टर्म जो क्वेश्चन में है वो इस शेप में यूज हो रही हैं।
अगर इस शेप में यूज़ हो रही हैं, तो ये हमारे पास इसकी फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम अपना इसका थर्ड पार्ट को लिखते हैं कि हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो है एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक 6 है और एक हमारे पास यहाँ पे 8 है। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 8 आए और प्लस या माइनस करने से मेरे पास यहाँ पे 6 आए। तो अब हम देखते हैं वो कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो अगर देखा जाए तो मेरे पास एक नंबर 2 है, अगर मैं इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 आता है। ओके, अब क्या इन दोनों को ऐड करने से 6 आता है, वो चेक करते हैं। तो देख लेते हैं कि अगर मैं 2 में 4 ऐड करूं तो मेरे पास 6 आता है। तो बिल्कुल ये मुझे चाहिए था। तो इसका मतलब जो दो नंबर हमें चाहिए वो हमारे पास 2 और 4 है, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आ रहा है और प्लस या माइनस का 6 आ रहा है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएं, एक्स स्क्वायर लिखें और नेक्स्ट हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 6 आ रहा है, तो आप इसकी जगह छोड़ दें और अब आगे एक्स प्लस 8 मेंशन कर दें। अब हम इन 2 और 4 को इसमें फिल करते हैं। तो 2 और 4 को ऐड करने से हमारे पास 6 आता है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू द 6। नेक्स्ट हम x का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ मेरे पास x ब्रैकेट के बाहर है, तो ये 2 के साथ और ये इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2x, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x, नेक्स्ट हमारे पास 8 आएगा। अब इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, तो जब मैं x कॉमन लूंगा तो ये 2 टाइम x हमारे पास 1 टाइम x रह जाएगा और ये 2x में से x कॉमन लेने से हमारे पास जस्ट बचेगा 2। अब यहाँ पे मेरे पास 4x और 8 है और इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन है, क्योंकि 4 इसको भी डिवाइड करेगा और 4 इस 8 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ जब 4x में से 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ मेरे पास x आएगा और 8 में से 4 कॉमन लेने से मेरे पास यहाँ जस्ट 2 बचेगा। नेक्स्ट देखें तो मेरे पास इस टर्म में x प्लस 2 और इस टर्म में भी x प्लस 2 कॉमन है, तो हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मेरे पास जस्ट x बचेगा और यहाँ मेरे पास जस्ट 4 बचेगा। तो ये मेरे पास इस तरह मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। तो अब हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमें पता है यहाँ तो इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर होगी या रेक्टेंगुलर होगी। तो स्क्वायर तभी होगी जब ये बराबर होंगे और रेक्टेंगुलर तभी होंगी जब ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो देखें हम इसको लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम ब्रेथ कंसिडर कर ले, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। तो हम रेक्टेंगुलर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कर लो ये मेरे पास इसकी एक रेक्टेंगुलर है और हम इसकी इस साइड को x प्लस 2 कंसीडर करते हैं कि कंसीडर कर लो कि ये हमारे पास x प्लस 2 है और इस साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास है x प्लस 4 है। तो अगर हम इस पूरी साइड को x प्लस 2 कंसीडर कर रहे हैं तो सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ये इतना वाला जो पोर्शन है ये x है और इसी तरह जितना हमने x इधर लिया उतना ही हम x ये कंसीडर कर लेते हैं और जो बाकी पोर्शन बचेगा उसको हम 4 कंसीडर कर लेते हैं और इस वाले हिस्से को 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो तभी जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो तब हमारे पास x प्लस 2 बनेगा और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास बनेगा x प्लस 4। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x स्क्वायर आएगा और उसका जो रीजन होगा वो इतना होगा और यही जो x इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4x। नेक्स्ट ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये रीजन आएगा 2x और ये 2 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 8। इस तरह हमारे पास ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन रही है। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। पहला मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी मेरे पास एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है 2x तो यहाँ भी मेरे पास 2x, उससे नेक्स्ट 4x तो यहाँ भी 4x, नेक्स्ट 8 तो यहाँ भी 8। मीन्स के पूरे के पूरे अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है पिक्टोरियल फॉर्म में, तो लिहाजा ये फिर मेरे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे पास इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो पहले इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मुझे अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए प्लस माइनस करने से भी अगेन मेरे पास 4 आए। तो कंसीडर कर लें कि मैं अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 आता है और इन्हीं 2 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास अगेन 4 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो नंबर मुझे चाहिए वो मेरे पास 2 और 2 है। अब हम इसको अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए क्या करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। तो जस्ट हमारे पास जो x का कोफिशिएंट ये वाला जो 4 है इसकी हम जगह छोड़ देंगे। अब मेरे पास 2 और सेकंड भी 2 है, इन दोनों को यहाँ फिल करते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे ये जो दो नंबर है इन दोनों को ऐड करने से ये वाला 4 आता है। तो इस तरह मैं यहाँ पे इनको फिल कर दूंगा।
नेक्स्ट मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर मेरे पास एक्स है, ये जब एक्स इस 2 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आएगा 2x, और ये जो एक्स इस 2 से मल्टीपल होगा तो अगेन मेरे पास 2x, और ये वाला 4 एज इट इज। अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में मेरे पास x कॉमन है, तो जैसे x कॉमन लूंगा इन 2x में से मेरे पास जस्ट 1x रह जाएगा, और इस 2x में x कॉमन लेने से मेरे पास जस्ट यहाँ पे 2 बचेगा। अगेन ये 2x+4 है, यहाँ पे 2 कॉमन है क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करता है और 2 इस 4 को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ मेरे पास जस्ट बचेगा x, और जब इस 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ मेरे पास रह जाएगा 2। नेक्स्ट अब ये मेरे पास दो टर्म्स हैं, इसमें भी x+2 है, इसमें भी x+2 है, तो लिहाजा हम इस x+2 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ मेरे पास बचेगा इस टर्म में जस्ट x, और यहाँ पे जस्ट मेरे पास बचेगा 2, तो लिहाजा ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम इसको पिक्टोरियल तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए तक लेंथ और विड्थ सेम है कि नहीं सेम, ये हम चेक करते थे। तो अगर देखें तो यहाँ पे अगर इसको लेंथ कंसीडर कर रहे हैं और इसको अगर हम ब्रेथ कंसीडर कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों हमारे पास सेम है। अगर ये सेम है तो मेरी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी वो स्क्वायर की फॉर्म में होगी। तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, तो हम इसकी इस साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास है x+2 है, और इस साइड को भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये भी हमारे पास है x+2 है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये साइड x+2 है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये इतनी जो साइड है ये इसकी x है, और ये जो साइड है इसकी 2 है। और उसी तरह हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी ये वाले जितना x हमने ये लिया उतना ही x हम ये कंसीडर करते हैं, और बकिया इसे को हम 2 कह देते हैं, क्योंकि इन दोनों को सम करूंगा तो x+2, इन दोनों को भी सम करूंगा तो अगेन मेरे पास है x+2। अब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा x², और इसका जो रीजन बन रहा है, जो एरिया बन रहा है, वो हमारे पास इतना बन रहा है। अगेन ये x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 2x, इसका रीजन इतना बन रहा है, और ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मेरे पास 2x आएगा, और इसका रीजन इतना बन रहा है, और ये जो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये 4 आएगा। तो लिहाजा ये मेरे पास इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म x² है तो यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट टर्म x² है, सेकंड हम 2x कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2x, थर्ड अगेन 2x, यहाँ पे 2x, अगेन 4 तो यहाँ भी 4, और ये मेरे पास इसका आंसर होगा।